गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज है वो उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको इतिहास या हिस्ट्री का अध्ययन है वो करवा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है हमारा दूसरा अध्याय भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पल वो चल रहा है। इसमें आपके सिलेबस में मौर्य काल, गुप्त काल और दक्षिण में चोल राजवंश, साहित्य, कला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये अध्याय वहाँ तक विस्तृत है। अन्य टॉपिक है वो आपके अध्याय से कट चुके हैं, सिलेबस से हट चुके हैं। कल हमने मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ा था, जिसमें राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी, इसके अलावा हमने नगर प्रबंधन और गुप्तचर प्रणाली के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पुनः गुप्तचर प्रणाली से हमारा टॉपिक है वो शुरू करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान और ईरान तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और चोल साम्राज्य तक विस्तृत था। ऐसे विशाल साम्राज्य में राजा को प्रजा के बारे में, अधिकारी कर्मचारियों के बारे में, उनकी दैनिक जीवन की गतिविधियों के बारे में सूचना देने के लिए पूरे साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल है वो बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेकर अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, अन्य सचिव, जनता की गतिविधियों पर नज़र रखते थे। और जो गुप्त काल में जो संस्थाएं थी, गुप्त काल में मुख्य रूप से दो प्रकार के गुप्तचर होते थे, एक संस्थिल और एक संचरण। संस्थिल जो एक स्थान पर रुककर प्रशासक, कर्मचारी, जनता की गतिविधियों की जानकारी वो राजा तक पहुंचाते थे। संचरण जो पूरे साम्राज्य में घूम घूम कर प्रशासनिक घटनाओं के बारे में, कर्मचारियों, जनता की गतिविधियों के बारे में राजा को सूचित करते रहते थे। ये जो गुप्तचर होते थे वो साधु, सन्यासी, बालक, महिला, वृद्ध, कोढ़ी के रूप में होते थे, जो जनता में घूम घूम कर, प्रशासन में घूम घूम कर एक स्थान पर रुककर जनता की गतिविधियों, संदिग्ध गतिविधियों की सूचना है वो सीधे सम्राट तक पहुंचाते थे। अब हमारा टॉपिक है न्याय प्रणाली। धर्म, व्यवहार, चरित्र और राजशासन न्याय संहिता के प्रमुख स्रोत थे। गुप्त काल में भी दो प्रकार के न्यायालय थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधक। धर्मस्थीय और कंटक शोधक। धर्मस्थीय एक प्रकार से दीवानी न्यायालय थे, जबकि कंटक शोधक है वो फौजदारी न्यायालय थे। तो धर्मस्थीय वो एक प्रकार के दीवानी और कंटक शोधक फौजदारी अदालतें होती थी। तो दीवानी मामलों में जमीन, जायदाद, संपत्ति, उत्तराधिकार, पैसा, रोकड़ा, कैश, जमीन, जायदाद, चल और अचल संपत्ति से जुड़े हुए विवाद शामिल होते हैं, जबकि कंटक शोधक में हत्या, हत्या के प्रयास या गंभीर अपराध है वो शामिल होते हैं। ऐसे ही मुकदमे, ऐसे ही मौर्य काल में दो प्रकार के न्यायालय स्थापित किए गए थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधक। धर्मस्थीय न्यायालय थे वो दीवानी मामले सुनते थे, जबकि कंटक शोधक जो न्यायालय थे वो फौजदारी मुकदमे है वो सुनते थे या फौजदारी मामले है वो सुलझाते थे। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी, न्यायपीठ प्रणाली है वो प्रचलित थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, राजा वो सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, राजा है वो सर्वोच्च न्याय करता था। इसके अतिरिक्त राजुक, व्यवहारिक आदि न्यायिक अधिकारी भी थे। संग्रहण और द्रोणमुख स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। जो संग्रहण और द्रोणमुख है वो क्या होते थे? स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। राजुक व्यवहारिक आदि न्यायिक अधिकारी होते थे। संग्रहण और द्रोणमुख स्थानीय, यानी तहसील कह सकते हैं या परगना कह सकते हैं, छोटा क्षेत्र कह सकते हैं, गांव का समूह कह सकते हैं। तो जनपद स्तर के न्यायिक अधिकारी होते थे। दंड व्यवस्था वो कठोर थी, अत्यंत कठोर थी। अंग भंग से लेकर व्यक्ति को मौत के घाट है वो अपराधी को उतार दिया जाता था। तो अंग भंग से लेकर उसको, उसके हाथों को तेल खोलते हुए तेल में डालना, अंग भंग कर देना,
उसके ऊपर निशान या चिन्ह छोड़ देना या उसको मृत्युदंड या उसको मौत की सजा देना, ये दंड व्यवस्था है वो प्रचलित थी। राजस्व प्रशासन आपको जैसा पता है समाहर्ता एक तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर की तरह होता था। राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। दुर्ग, राष्ट्र, व्रज, सेतु, वन, खानी, आयात निर्यात आदि से राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। दुर्ग है, राष्ट्र है, जनता पर टैक्स है, भूमि कर है, उपज के रूप में प्राप्त होने वाला कर है, वनों से, खानों से, जंगलों से, पशुओं से, सेतु, वन, खान, आयात निर्यात से होने वाले जो कर था वो राजस्व के प्रमुख स्रोत था। सन्निधाता, जो सन्निधाता था वो एक तरीके से राजस्व विभाग का प्रमुख था, जो राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी होता था। जनोपयोगी कार्य, जैसा आपको पता है मौर्य काल में जनता के, विशेषकर अशोक के काल में जनता के उपयोग के लिए, धम्म नीति के क्रियान्वयन के लिए, सार्वजनिक हित के लिए अनेक कार्य किए गए थे। इसके लिए सड़कों का निर्माण, उद्यान, बगीचों, पेड़ों का वृक्षारोपण करना, इसके अतिरिक्त सरायों का, औषधालयों का, हॉस्पिटल का, कुओं का, बावड़ियों का निर्माण है वो जन उपयोगी के रूप में किया गया था। सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया था, जिसकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी है वो करते थे। प्रांतीय शासन, प्रांतीय व्यवस्था, तो प्रांतीय शासन कैसा था भी? मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य था बेटा वो मुख्य रूप से, मौर्य साम्राज्य था वो मुख्य रूप से बेटा, मुख्य रूप से 5 प्रांतों में, 5 भागों में बंटा हुआ था, 5 क्षेत्रों में बंटा हुआ था, 5 इकाइयों में बंटा हुआ था, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से साम्राज्य 5 प्रांतों में बंटा हुआ था, 5 भागों में या 5 राज्यों में बंटा हुआ था, जो मंत्री परिषद और अमात्यों के अधीन होता था। तो मंत्री परिषद अमात्य के माध्यम से संचालित या राजकुमार के अंतर्गत यह शासन है वो संचालित होता था। 5 प्रांत कौन कौन से थे मौर्य काल में? उत्तरापथ, कौन कौन से थे बेटा? उत्तरापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत, मध्य प्रांत और कलिंग। बाद में कलिंग को भी आपको पता है जीत लिया गया। तो मौर्य साम्राज्य था वो 5 राज्यों में बंटा हुआ था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत और कलिंग। कलिंग को अशोक के समय जीता गया था, कलिंग को अशोक के समय जीता गया था। तो मौर्य साम्राज्य वो 5 राज्यों में, 5 भागों में, 5 प्रांतों में, 5 इकाइयों में बंटा हुआ था। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, मध्य प्रांत और कलिंग जिसकी राजधानी तोशाली थी। तो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती प्रांत, मध्य प्रांत और कलिंग धर्म महामात्र, धम्म महामात्र जैसा कि अशोक के अभिलेखों शिलालेखों में आता है, और अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे जो धम्म और अन्य कार्य देखते थे। प्रांतों को आहार या विषय में बांटा गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। धम्म महामात्र और अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे जो धम्म और अन्य कार्य देखते थे। तो प्रांतों को आहारों में और विषय में बांटा गया था जो विषयपति के अधीन होता था। विषयों का प्रमुख है वो विषयपति कहलाता था। जनपद और ग्रामीण, जैसा कहा गया है, जनपद स्तर पर प्रदेश राज्यों को युक्त नामक अधिकारी थे जो भूमि, न्याय, लेखों संबंधी दायित्व है वो निर्वाह करते थे। ग्रामिक ग्राम स्तरीय अधिकारी होता था। गोप स्थानीय जनपद का अधिकारी होता था, गांव के बीच मध्यस्थ का कार्य है करता था। तो इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीय, एक निरंकुश शासन व्यवस्था वाला था, लेकिन मौर्यों ने प्रशासन को निरंकुश बनाने की कोशिश कभी नहीं की। जनता की भागीदारी थी, जनमत का महत्व था, जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएं उस समय इतनी नहीं थी, नगण्य थी, लेकिन जनमत को महत्व दिया जाता था। गुप्तचर प्रणाली सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे। नौकरशाही को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में प्रशासन का स्वरूप था वो केंद्रीकृत था, निरंकुश था,
स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं थी वो केंद्रीय प्रशासन के अधीन थी, उनको शक्तियां और अधिकार प्राप्त नहीं थे। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुकरण किया। अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अशोक ने अनुकरण किया। यद्यपि उसने अपने नीतियों और उद्देश्यों के क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान माना, अपना संतान बताया और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोक हित और पराक्रम को रखा। इसका उल्लेख उसके चौथे स्तंभ लेख उसके चौथे स्तंभ लेख और कलिंग पृथक लेख से मिलता है। अशोक ने राजूक नियुक्त और प्रादेशिक अधिकारियों की नियुक्ति की। ये प्रमुख अधिकारी थे जो न्याय और लेखा भूमि लेखा संबंधी कार्य करते थे। 13वें वर्ष अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। धम्म महामात्र जनता को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, जनता को अनैतिक और पथभ्रष्ट होने से रोकते थे। तो अपने शासन के 13वें वर्ष, अपने शासन के 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक है वो सिंहासन रूढ़ या राज्याभिषेक करवाया था। उसके 13वें वर्ष उसने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी जो जनता को धर्म, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा देते थे, उन्हें अनैतिक और पथभ्रष्ट होने से रोकते थे। इसका काम क्या था? इसका कार्य विभिन्न संप्रदायों, धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न वर्गों, जातियों, उपजातियों, संप्रदायों में सामंजस्य स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना और अकारण दंडितों को के परिवार को सहायता देना था। सम्राट अशोक ने एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें हर समय, हर जगह राजा के पास जनता है वो सुख दुख के लिए, समस्याओं के लिए जनता पहुंच सकती थी। सम्राट अशोक ने एक ऐसी व्यवस्था की थी जिसमें जनता उसे हर समय, हर जगह अपनी समस्या, दुख सुख के लिए, निराकरण के लिए, समस्या के लिए, कष्टों के लिए, हानि के लिए, समस्याओं के लिए जनता है वो पहुंच सकती थी। इसके लिए अशोक ने अपने प्रतिवेदकों को नियुक्त किया था। ये प्रतिवेदक क्या करते थे, जिसका उल्लेख हमें 6ठे शिलालेख में मिलता है। ये प्रतिवेदक क्या करते थे, जनता के सुख दुख, उनकी समस्याओं को समाधान करते थे और समाधान करके उनका उचित निराकरण और उचित मुआवजा है वो जनता को देते थे। न्याय व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए अपने शासन के 26वें वर्ष राजकों को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए, जिसका उल्लेख है वो चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। सम्राट अशोक ने जो दंड विधान है उसको उदार बनाया और अमानवीय यातनाओं को बंद कर दिया। दंड विधान को उदार बनाया और जो अमानवीय पीड़ाएं हैं, कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, जो लोगों को होने वाले जो यातनाएं थी उनको बंद करवा दिया। अभिषेक दिवस पर जो राज्याभिषेक का अवसर होता था, जिसमें राजा जिस दिन राजा का राज्याभिषेक हुआ था उस दिन, राज्याभिषेक के दिन पर बंदियों को मुक्त कर दिया जाता था, कारागार को खोल दिया जाता था, जिसका उल्लेख अशोक अपने 5वें स्तंभ लेख में करता है। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्तियों को 3 दिन का समय पश्चाताप के लिए दिया जाता था, जिसका उल्लेख अपने 4थे स्तंभ लेख में मिलता है। अहिंसा परक आपको पता है, अहिंसा को उसने अपना सिद्धांत बनाया था। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग कर दिया था। युद्ध घोष के स्थान पर या भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपनाया था। जहाँ तक संभव हो उसने जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगा दिया था और समाज पर प्रतिबंध, समाजों पर को भी उसने इसके लिए बाध्य किया था। अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया। एक वेलफेयर स्टेट, एक जनता के हित के लिए काम करने वाला राज्य कैसे हो सकता है, कैसे कार्य कर सकता है। प्राणी मात्र का कल्याण, प्राणी मात्र का भला, इसके लिए उसने चिकित्सालय, सड़कें, सराय, कुएं, धर्मशालाएं, बगीचे, उद्यान, पेड़, राहगीरों के लिए सरायों का, कुओं का, इसके अलावा प्याऊ का निर्माण कराया था, जिसका उद्देश्य जनहित जन कल्याण था। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, जनता के कल्याण के लिए, प्राणी हित के कल्याण के लिए उसने चिकित्सा, सड़कें, कुएं, वृक्षारोपण आदि कार्यों पर बल दिया और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता थी। ग्रामीण विकास को उसने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। स्त्राध्यक्ष, व्रज भूमिक, महामात्र, नगर व्यवहारिक, अंतः महामात्र आदि की नियुक्ति क्रमशः स्त्री
पशु संरक्षक, न्याय और सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित थी। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ दिया। सम्राट अशोक का उद्देश्य था वो आम जनता तक पहुंचना था, इसलिए उसने व्रज अधिक, महामात्र, धम्म महामात्र, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र आदि की नियुक्ति की। स्त्री पशु संरक्षण, न्याय और सीमावर्ती क्षेत्र से संबंधित थी। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता के लिए, सामान्य जनता के लिए, सामान्य जनता के दुख सुख से उसने उसको जोड़ दिया। इसलिए जो अशोक का जो राज्य था वो वेलफेयर स्टेट, एक लोक कल्याणकारी, एक जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा था। वेलफेयर स्टेट ऑफ द कंट्री, उस जन कल्याणकारी राज्य के स्वरूप का जीता जागता उदाहरण था। धम्म, जिसे हम धर्म कहते हैं, धम्म जिसे हिंदी में धर्म कहा जाता है, धर्म के लिए धर्म का उसने क्या किया था? धर्म का उसने महत्वपूर्ण या प्रमुख माना, आविष्कार करके धर्म का उसने आविष्कार किया। राजा, जनता, नौकरशाही के लिए एक उसने राजा के लिए, प्रजा के लिए, नौकरशाही के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता, नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों, व्यवहार, आचरण की संहिता को उसने प्रकाशित किया, जिससे कि अंतः संबंधों में प्रगाढ़ता आई। ये प्रयाग स्तंभ अभिलेख। और दूसरा, अमरावती मूर्ति शिल्प में अशोक, सम्राट अशोक को आदेश देते हुए दिखाया गया है। सम्राट देवानाम प्रिय प्रियदर्शी को दिखाया गया है। इसमें राजा, प्रशासन, प्रजा, नौकरशाही के लिए उसने कोड ऑफ कंडक्ट, एक आचार संहिता, एक नैतिक आचरण की संहिता प्रकाशित की जो सामान्य जनता के लिए थी। उसने जनता के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम कहते हैं धम्म सिद्धांत, वो कोई एक धर्म या राजकीय धर्म, एक धर्म विशेष न होकर उसने सभी धर्मों, संप्रदायों, वर्गों, जातियों, पंथों को लेकर, उनकी अच्छी बातों को लेकर एक नैतिक संहिता, एक कोड ऑफ कंडक्ट प्रकाशित किया था, जिसे हम उसका धम्म सिद्धांत कहते हैं। धम्म का मार्मिक तत्व उसने जनता को समझाया। अशोक ने विदेश नीति को समसामयिक बनाया, करंट अफेयर में बनाया। करंट अफेयर में उसने अपनी नीति को बनाया, व्यवहारिक बनाया, जिसमें कहीं भी औपचारिकता के लिए कोई जगह नहीं थी। अशोक ने विदेशी संबंधों को मजबूत किया। पड़ोसी देशों में उसने, चाहे चीन हो, कोरिया हो, जापान हो, तिब्बत हो, मंगोलिया हो, श्रीलंका हो, वहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा और धम्म का प्रसार किया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व प्रचलित मौर्य प्रशासन को और अधिक दक्ष, पारंगत, सक्षम, कुशल, व्यवहारिक, लोकोपयोगी बना दिया। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा, इसको आपको लिखना है। कल हम मौर्य साम्राज्य के बारे में हमारा यह टॉपिक समाप्त हो गया। कल हम मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना, उनकी आर्थिक स्थिति, कला, साहित्य और विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है, ये याद करना है, ये आपको होमवर्क के रूप में, नोट्स के रूप में उतारना है। धन्यवाद।